स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 की ज्योग्राफी की जो बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका चैप्टर 2 है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इसके हम 1, 3 और 5 मार्क्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो प्रश्न आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो स्क्रीन पे देख पाएंगे कि 1 मार्क्स के मैंने 5 से 6 प्रश्न लिए हैं इंपॉर्टेंट, और 3-3 मार्क्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपके लिए लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हम जानेंगे 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न। 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों में सबसे पहले हमारा प्रश्न ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु है 4.6 अरब वर्ष। ठीक है। दूसरा प्रश्न है खगोलीय पिंड किन्हें कहते हैं। तो खगोलीय पिंड देखिए, हमारे सौर मंडल में, हमारे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सूर्य या फिर कोई ऐसा पदार्थ जो ठोस, द्रव या गैसीय है, जो जितने भी पिंड हैं उन्हीं को कहते हैं खगोलीय पिंड। ठीक है। फिर है कि सूर्य का प्रकाश क्या है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 31 सेकंड लेता है। ठीक है। फिर आते हैं कि क्षुद्र ग्रह कौन से होते हैं। तो देखिए, क्षुद्र ग्रह कौन से होते हैं। सौर मंडल में बाहरीय एवं पार्थिव ग्रहों के बीच में लाखों छोटे पिंडों की एक पट्टी होती है, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। देखिए, ये जो सूर्य है ना, सूर्य से यहाँ पे जो एक मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह के बाद ये यहाँ पे एक सेकेंड, मंगल ग्रह के बाद यहाँ पे जो बृहस्पति ग्रह है, इस ग्रह के बीच में ये छोटे छोटे बहुत सारे खगोलीय पिंड हैं। ठीक है। यही खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है बाहरी ग्रहों के नाम बताइए। तो बाहरी ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है। और फिर छठा प्रश्न है हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला कौन सा ग्रह है। तो वो है हमारा पृथ्वी का ग्रह। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे 1-1 मार्क्स के जो आपके 6 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ठीक है। बात करते हैं 3-3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की तरफ। तो 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों में सबसे पहला हमारा प्रश्न आता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित द बिग स्प्लैट सिद्धांत क्या है। ये जो आप चंद्रमा की जो उत्पत्ति हुई है उससे संबंधित एक सिद्धांत है जिसका नाम है द बिग स्प्लैट सिद्धांत। ये क्या है। तो देखिए, इस सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि जब पृथ्वी बनी तो पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह, जैसा भी मैंने आपको बताया था, जो कि पृथ्वी से बड़ा है, तो मंगल ग्रह से 3 गुना बड़े आकार का एक पिंड पृथ्वी से टकराया। एक पिंड टकराया था पृथ्वी से जब पृथ्वी बनी थी उस दौरान। उसके बाद तो जब ये पिंड टकराया पृथ्वी से, तब एक पृथ्वी का छोटा सा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया, और फिर वही एक छोटा सा हिस्सा धीरे धीरे पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा और वो चंद्रमा के रूप में उभर कर सामने आया। ठीक है। तो चंद्रमा की उत्पत्ति से ये जो द बिग स्प्लैट सिद्धांत है वो ये था। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं पार्थिव ग्रह और बाहरी ग्रहों में प्रमुख अंतर के कारण क्या हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, पार्थिव जो ग्रह और ये जो आपके होते हैं बाहरी ग्रह, इनमें देखिए अंतर के जो मुख्य कारण हैं वो 2 मुख्य कारण हैं। कौन कौन से हैं देखिए। पार्थिव जो ग्रह हैं वो ये तारे के समीप थे पहले, लेकिन अधिक तापमान के कारण ये वहाँ से थोड़े दूर हो गए। देखिए, सौर वायु के प्रभाव से पार्थिव ग्रहों के गैस व धूलकण उड़ गए, किंतु जोवियन ग्रहों की गैसों को सौर पवनें नहीं हटा पाई। यानी कि ये जो पार्थिव ग्रह थे ये बहुत हल्के ग्रह थे। ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे जो सौर वायु थी उसने गैसों को, वहाँ के धूल कणों को उड़ा के ले गई, जबकि जो जोवियन ग्रह थे वो वहाँ पे धूल को और वहाँ की गैसों को नहीं हटा पाई। क्यों? क्योंकि जोवियन ग्रह बहुत भारी थे। पार्थिव ग्रह छोटे थे एवं इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम थी। यानी पार्थिव जो ग्रह थे वो बहुत ही छोटे थे और इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी बहुत कम थी। इन पर सौर पवनों के प्रभाव से गैसें रुकी नहीं। ठीक है। जबकि जोवियन ग्रह जो थे वो भारी थे, जिसकी वजह से ये जो पवनें थी, सौर वायु थी, इसका कोई उस पर असर नहीं पड़ा है और गैसें रुकी रही, धूलकण रुके रहे। इसीलिए पार्थिव ग्रह और ये बाहरी ग्रह एक दूसरे के बहुत दूर माने जाते हैं। ठीक है। तो पार्थिव ग्रह और बाहरी ग्रहों में क्या मुख्य अंतर हुआ। एक तो ये कि पार्थिव ग्रह बहुत हल्के हैं। ठीक है। और जोवियन ग्रह बहुत भारी हैं। पार्थिव ग्रहों को गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है और बाहरी ग्रहों की अधिक है। पार्थिव ग्रह जो हैं उन पे गैस, धूलकण वो सौर वायु उड़ा के ले गई थी, इसलिए ये दूर हो गए। और वहीं जो बाहरी ग्रह हैं
ये क्या है, इन पे ये भारी थे इसलिए यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी अधिक थी, और यहाँ पे सौर पवनें और जो गैसें थी वो उसको उड़ा के नहीं ले पाई, इसकी वजह से ये भारी ग्रह वहाँ पे आ गए। ठीक है, तो पार्थिव ग्रह और भारी ग्रह में मुख्य क्या अंतर थे, आई होप आपको पता चल गया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला तीसरा हमारा प्रश्न है, ग्रहों के निर्माण की प्रमुख अवस्थाएं क्या हैं। यानी कि जो हम ग्रह देखते हैं आज, जैसे हमारा पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो ऐसे में इन ग्रहों के निर्माण की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो देखिए, वैज्ञानिकों के द्वारा ग्रहों के निर्माण की 3 अवस्थाएं बताई जाती हैं। पहली अवस्था, ग्रहों का निर्माण तारों से हुआ है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ग्रहों का जो निर्माण है वो तारों से हुआ है। गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप आरंभ में क्रोड का निर्माण हुआ। देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण बल है हमारा, उसकी वजह से एक क्रोड का निर्माण हुआ, और इस क्रोड के चारों ओर गैस और धूल कण जो थे वो चक्कर लगाते थे एक तस्तरी में, यानी कि एक उचित लाइन में चक्कर लगाते थे। फिर दूसरी अवस्था में ये जो गैसीय बादल के संघनन के कारण, ये जो देखिए हमारा जो क्रोड था जिसके आसपास ये धूल कण और गैस चक्कर लगाते थे एक तस्तरी में, एक लाइन में, तो वहीं पे जो गैसीय बादल थे वो संघनन के कारण छोटे छोटे गोलाकार पिंडों में विकसित हो गए, जिन्हें ग्रहाणु कहा गया। यानी कि क्रोड के आसपास ये जो गैसीय बादल थे ये छोटे छोटे गोलाकार पिंडों में बन गए, बिखर गए, जिन्हें क्या कहा गया, ग्रहाणु। ठीक है, फिर बाद में बढ़ते गुरुत्वाकर्षण के कारण ये ग्रहाणु आपस में जुड़कर बड़े पिंडों का रूप धारण कर गए। यह ग्रह निर्माण की तीसरी और अंतिम अवस्था है। यानी कि ये जो ग्रहाणु थे ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से बड़े बड़े पिंडों का रूप धारण कर लिया, और यही बड़े बड़े पिंड धीरे धीरे क्या बनते चले गए, ग्रह। ठीक है, तो ये थे ग्रहों के निर्माण की प्रमुख 3 अवस्थाएं। आई होप आप समझ गए होंगे। 3-3 मार्क्स के हमारे ये 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि आपको पता चले। दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। तो अगले हमारे हैं 3-3 मार्क्स के 5 मार्क्स के हमारे 3 प्रश्न हैं। तो 5 मार्क्स का हमारा सबसे पहला प्रश्न ये है, देखिए, पृथ्वी पर वायुमंडल का विकास कैसे हुआ। और इसी प्रश्न को घुमा के पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो देखिए उत्तर है इसका, एक सेकेंड, देखिए हमारी जो पृथ्वी है उस पर वायुमंडल का जो विकास हुआ है उसकी 3 अवस्थाएं हैं। और वो 3 अवस्थाएं किस तरह से, देखिए, पहली अवस्था में सौर पवन के कारण हाइड्रोजन व हीलियम पृथ्वी से दूर हो गए। पहली अवस्था में क्या हुआ, जो सौर पवन थी वो, इस सौर पवन के कारण पृथ्वी से जो हाइड्रोजन था और जो हीलियम था वो पृथ्वी से दूर हो गया। ठीक है, फिर दूसरी अवस्था में पृथ्वी के ठंडा होने व विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदर से बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकली, जिसमें जलवाष्प नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया अधिक मात्रा में निकली, किंतु स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थे। यानी देखिए दूसरी अवस्था में क्या हुआ, जब धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी और पृथ्वी पे अलग अलग तरह की आकृतियाँ बनने लगी, मतलब कि ये पहाड़, नदी वगैरह ये बनने लगे, तो इसमें इस प्रक्रिया से क्या हुआ कि पृथ्वी के अंदर से बहुत सारी गैसें निकली, बहुत सारे जलवाष्प निकला, नाइट्रोजन गैसें निकली, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, अमोनिया और मीथेन निकली। ये गैसें निकलने की वजह से जो हमारा पृथ्वी पर वायुमंडल है उसका निर्माण हुआ। लेकिन इस वायुमंडल के निर्माण में जो ऑक्सीजन थी वो बहुत कम निकली थी पृथ्वी से। ठीक है, फिर आती है इसकी तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था में क्या हुआ, पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे। देखिए पहले तो पृथ्वी ठंडी हुई, उसके बाद ये प्रक्रिया जो हुई थी वो बताया। अब देखिए तीसरी अवस्था में क्या होता है कि पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे थे, जिसके कारण वाष्प एवं गैसें बढ़ रही थी। पृथ्वी पर अधिक ज्वालामुखी विस्फोट होने की वजह से वाष्प और गैसें बढ़ती जा रही थी। यह जलवाष्प संघनित होकर वर्षा के रूप में परिवर्तित हुई, जिससे पृथ्वी पर महासागर बने। यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण वाष्प बना, वाष्प से गैसें बढ़ने लगी, और यही जो जलवाष्प था वो वायुमंडल में जाके संघनित होकर वर्षा के रूप में परिवर्तित हो गए। जब ये वर्षा हुई तो फिर महासागर बनने तैयार हो गए। ठीक है, जीवन विकसित होने के पश्चात संश्लेषण की प्रक्रिया तीव्र हुई एवं पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की अधिकता आई। यानी कि जब जीवन का विकास हुआ, यहाँ पे जब जीव आने लगे पृथ्वी पर, जब जीवन पाया जाने लगा, तब जाके वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। ठीक है, तो पृथ्वी पर वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं, या पृथ्वी पर वायुमंडल का विकास कैसे हुआ है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये 3 अवस्थाएं थी। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत छोटा है और इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 1 नंबर का 3 नंबर का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित 3 प्रमुख संकल्पनाएं हैं, उन्हें बताइए। यानी पृथ्वी की
पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रारंभिक जो संकल्पनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली है निहारिका परिकल्पना। पहली कौन सी है? निहारिका परिकल्पना। इस परिकल्पना के जनक माने जाते हैं इमैनुअल कांट को। इनके अनुसार ये कहते हैं कि गैस एवं अन्य पदार्थों के घूमते हुए बादल से ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। यानी कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में गैसें एवं अन्य पदार्थ जो थे वो घूम रहे थे एवं ये पदार्थ और बादलों ने मिलकर ही ग्रहों की उत्पत्ति की है। फिर लाप्लेस जो विद्वान हुए, उन्होंने इस परिकल्पना में थोड़ा सा सुधार किया। वो कहते हैं कि घूमती हुई नेबुला के कोणीय संवेग बढ़ जाने से नेबुला संकुचित हो गया, यानी कि वो सिकुड़ गया और उसके बाहरी भाग छल्ले के रूप में बाहर निकल गया, जो बाद में ग्रह में परिवर्तित हो गए। यानी कि पहले क्या था, निहारिका परिकल्पना के अनुसार इमैनुअल कांट ने कहा कि ब्रह्मांड में गैसीय एवं अन्य पदार्थ जो थे और बादल मिलकर ग्रहों की उत्पत्ति हुई। वहीं लाप्लेस जी कहते हैं कि नेबुला के कोणीय संवेग के कारण, यानी कि ये जो नेबुला था, ठीक है, तो ये पहले तो इतना बड़ा था, लेकिन फिर ये छोटा हो गया। छोटा होने के बाद इसमें से कुछ भाग इसका जो है वो बाहर निकल गया, संकुचित हो गया, तो थोड़ा सा भाग इसका जो है वो बाहर निकल गया और यही भाग जो बाहर निकलने के बाद ग्रहों का निर्माण इसमें हुआ। ठीक है, फिर एक तीसरी परिकल्पना आती है, मतलब तीसरे विद्वान आते हैं, वो हैं चैम्बरलेन एवं मोल्टन। ये कहते हैं कि सूर्य के पास से एक अन्य तारा तीव्र गति से गुजरा, जिसके गुरुत्वीय बल के कारण सूर्य की सतह से सिगार के आकार का एक टुकड़ा अलग हो गया। कालांतर में उसी टुकड़े के ग्रहों का निर्माण कहा जाता है। यानी कि ये सूर्य है, इस सूर्य के पास से एक बहुत बड़ा सा एक तीव्र तारा इसके पास से गुजरा जी, और ये चंद्रमा नहीं, सूर्य और इस तारे के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही ये दोनों पृथ्वी, मतलब ये जो तारा था वो पृथ्वी पर आकर गिरा और फिर यही धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने ग्रहों का निर्माण हो गया। यानी चैम्बरलेन और मोल्टन कहते हैं कि सूर्य के पास से एक अन्य तारा तीव्र गति से गुजरा, जिसके गुरुत्वीय बल की कारण की वजह से इसने सतह का जो सतह थी इसकी तारे की, उसने आकार लेना शुरू कर लिया टुकड़ों के रूप में। फिर ये कालांतर में क्या बन गए, ग्रह बन गए। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रारंभिक 3 ये जो संकल्पनाएं थी वो क्या थी। ये दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे तीसरा लिख दिया मैंने, दूसरा प्रश्न है। बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे बड़े प्रश्न की, इम्पोर्टेंट और सबसे लास्ट प्रश्न की। देखिए वो क्या है कि बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार रूप से वर्णन कीजिए। यानी बिग बैंग सिद्धांत जो आपके बुक में दिया गया है उसका हमें वर्णन करना है। तो देखिए, बिग बैंग सिद्धांत को वर्तमान समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। यानी कि बिग बैंग सिद्धांत जो है ये सिद्धांत को ऐसा माना जाता है कि इसी सिद्धांत की वजह से पृथ्वी की नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इसको विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं। एडविन हम्बल 1920 ईस्वी में इसके प्रमाण दिए थे। यानी कि एडविन हम्बल ने इस सिद्धांत के प्रमाण दिए थे 1920 में। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आता है इसमें, बिग बैंग सिद्धांत को निम्न अवस्थाओं के द्वारा जाना जा सकता है। यानी कि बिग बैंग सिद्धांत को निम्न अवस्थाओं के द्वारा जाना जा सकता है, उसे समझा जा सकता है कैसे। शुरुआत में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है वे अति छोटे गोलक थे, यानी कि एक परमाणु जैसे थे। ये गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। यानी कि शुरुआत में क्या था, वे सभी पदार्थ जिनसे आज हमारा ब्रह्मांड बना है वो सबसे पहले बहुत छोटे छोटे परमाणु के रूप में एक छोटे गोलक के रूप में थे एक ही जगह पे, लेकिन इनका आयतन और तापमान बहुत अधिक था। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत की इस प्रक्रिया में एक अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। यानी कि जो छोटे छोटे परमाणु जैसे गोलक थे इनमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट प्रक्रिया से बहुत विस्तार हुआ और इस विस्तार की वजह से कुछ ऊर्जा पदार्थों में परिवर्तित हो गई। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत जो है वो आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। लेकिन ये कहते हैं ये जो विस्फोट है वो तो इतने साल पहले हुआ, लेकिन ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। ठीक है, तो क्या हुआ बिग बैंग सिद्धांत की प्रक्रिया में कि एक जो छोटा परमाणु जैसा गोलक था, ठीक है, उसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से कुछ ऊर्जा पदार्थों में परिवर्तित हो गई। ठीक है, और वह धीरे धीरे आगे जाके इसने ब्रह्मांड में अपना स्थान बनाया। ठीक है, फिर क्या हुआ, बिग बैंग से 3 लाख वर्ष के बाद तापमान 4500 केल्विन तक
गिर गया था, परमाणुवीय पदार्थों का निर्माण हुआ तथा ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के मध्य की दूरी में विस्तार। ब्रह्मांड के विस्तार का क्या अर्थ है? जो हमारी आकाश गंगा है, आकाश गंगा के मध्य में दूरी में विस्तार, यानी कि आकाश गंगाओं के मध्य में दूरी का विस्तार। हॉयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से दिया है, यानी कि ये जो आकाश गंगा का जो विस्तार हुआ उसको हॉयल ने, ये जो विद्वान हुए, इन्होंने स्थिर अवस्था संकल्पना का नाम दिया था। ठीक है, तो ये था बिग बैंग सिद्धांत का विस्तृत वर्णन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बिग बैंग सिद्धांत जो है वो क्या था। तो आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका जो चैप्टर 2 है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर कर देना। हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में आपके अगले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।